हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइड आईएएस। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज करने वाले हैं। नाम से आपको समझ में आ रहा है, ये सारे बॉडीज संविधान में मेंशन किया गया है। कोई ना कोई आर्टिकल्स का अंडर आपको ये बॉडी का जिक्र मिल ही जाएगा, इसलिए इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। अगर ये बॉडीज का कोई भी प्रोविजन चेंज करते हैं तब हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, दिस आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर आपको संविधान में कुछ भी फेरबदल करना है देन यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा बॉडीज है। फर्स्ट इज अटॉर्नी या फिर एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल पूरा इंडिया के लिए होता है और एडवोकेट जनरल फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट। ये वकील होता है गवर्नमेंट का। मतलब अगर कोई ऑनगोइंग केस चल रहा है गवर्नमेंट का इन द कोर्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल। और स्टेट गवर्नमेंट को कौन डिफेंड करेगा? एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये स्टेट और इंडिया के लिए अलग अलग नहीं होता है, एक ही होता है पूरा इंडिया के लिए, जो कि स्टेट अकाउंट्स को भी और फिर सेंट्रल अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है। नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनका काम क्या है? इलेक्शन कराना। फिर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस रिलेटेड सारे मैटर्स देखता है। नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। फिर है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज और यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको सिंपल टर्म्स में समझना है, गवर्नमेंट का वकील होता है। जो भारत सरकार होता है उनका वकील होता है। और अगर स्टेट में सरकार हुआ तो उनका वकील कौन होगा? एडवोकेट जनरल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। बस ये डिफरेंस है। इस रिलेटेड हम लोग क्या क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्वालिफिकेशंस क्या होता है, इनका टर्म क्या होता है, किस ग्राउंड पर रिमूव किया जा सकता है, डेजिग्नेशन किसको सबमिट करता है, सैलरी कितना होता है, फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या प्रिविलेजेस है और उनके ऊपर क्या क्या लिमिटेशंस है। ये सारा पॉइंट्स हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है। और अगर आपसे पूछेगा फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, स्टेट के लिए कौन होगा? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी लीगल मैटर्स में एडवाइस चाहिए होगा तो चीफ एडवाइजर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं तो मेंशन क्या होगा, तो आर्टिकल 76 में ये मेंशन किया गया है कि एक ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए। और आर्टिकल 165 में मेंशन है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का भी एक ऑफिस होना चाहिए। ये दो आर्टिकल का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपॉइंटमेंट। इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन हम लोग को पता है कि हम लोग का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए प्रेसिडेंट बस नॉमिनल हेड है। रियल रियल पावर्स किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और उसी व्यक्ति को एज अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर देता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर देगा। तो उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जो भी एक सुप्रीम कोर्ट जज का क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे कि 5 years हाईकोर्ट में जज होना चाहिए, या फिर 10 years हाईकोर्ट में एडवोकेट, या फिर एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। अब ये एमिनेंट ज्यूरिस्ट डिसाइड कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। तो ये क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गया। अब टर्म देखते हैं। ये टर्म कितना साल के लिए रहेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। यूजुअली क्या होता है, जब तक गवर्नमेंट रहता है, एक सरकार रहता है, तब तक ही ये रहता है। जैसे ही सरकार गिर जाता है तब क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी चेंज हो जाता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यही होता है। क्योंकि अब लॉजिक समझो, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वो क्यों अपॉइंटेड होता है? ताकि वो गवर्नमेंट को डिफेंड कर सके। अब अगर कल गवर्नमेंट चेंज होगा तब वो उनको भी चेंज कर देगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का भरोसेमंद आदमी है उनको ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाएगा। तो गवर्नमेंट कोलैप्स होने के साथ साथ उनको भी चेंज किया जाएगा। फिर देखते हैं, तब तक ही वो ऑफिस होल्ड करेगा जब तक ही और शी एंजॉयज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि इनका टर्म कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है। ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन देता है, द टर्म ऑफ द अटॉर्नी जनरल इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होना चाहिए दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो टर्म समझ में आ गया। अब रिमूवल देखते हैं। इसको रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। लेकिन जो प्रोसीड्यूर एंड ग्राउंड है ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। और जब भी मैं बोलता हूँ कि प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को बाद ही प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है। और क्या क्या प्रोसीड्यूर होगा, ग्राउंड्स होगा, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग देखिएगा डेजिग्नेशन। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट को डेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ता है। कन्वेंशनली ये हम आपको एक्सप्लेन कर दिए कब डिजाइन करेगा, जब गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजाइन करता या फिर रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग सैलरी देखेंगे। सैलरी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कितना होगा।
यूजुअली क्या होता है, इक्वल होता है, जो भी एक सुप्रीम कोर्ट जज को जितना भी सैलरी मिलता है, अप्रॉक्स 90,000 कुछ मिलता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी सेम ही मिलेगा। अब कुछ फंक्शन देखते हैं। फंक्शन रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत बार यूपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पूछा था कि ये बॉडी का फंक्शंस ये होता है, सही है कि नहीं। तो देखते हैं फंक्शंस। परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ लीगल मैटर्स व्हिच आर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर कोई भी लीगल मैटर्स का रेफर कर देगा तो वो सारा फंक्शंस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई भी केस हो गया इन सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिहाफ में कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और अगर स्टेट में वैसे होगा फिर कौन जाएगा, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। जैसे यहाँ पर क्या होगा, परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ लीगल मैटर्स व्हिच आर रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में क्या हो जाएगा, व्हिच आर रेफर्ड बाय गवर्नर। बस ये डिफरेंस है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा इन एनी रेफरेंस मेड बाय प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट। दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है, मतलब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकता है। लेकिन इस प्रोसीडियर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है। ऑल दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब प्रिविलेजेस देखते हैं हम लोग। देखिए इनके पास इतना अथॉरिटी रहता है कि ये कोई भी कोर्ट में जाकर ऑडियंस के हिसाब से बैठ सकता है, देख सकता है कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैसा चल रहा है। ये सब कुछ एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देख सकता है। या फिर जो भी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जो भी सेशन होगा, जैसे राज्यसभा और लोकसभा, दो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, वहां पर जाकर वो बैठकर सुन सकता है क्या क्या बातें हो रहा है, फिर बात भी कर सकता है। बट ही कैनॉट वोट, ही और शी कैनॉट वोट, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। बस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैनॉट वोट ओवर देयर। लेकिन वो बैठकर सब कुछ प्रोसीडिंग सुन सकता है, क्या क्या बातचीत हो रहा है, और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैनॉट डू दैट। लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कर सकता है वो चीज। और वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन कैन कैरी ऑन प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। अगर खुद वो कोई प्राइवेटली प्रैक्टिस करना चाहता है, देन दैट पर्सन कैन डू दैट। नेक्स्ट हम लोग कुछ लिमिटेशन देखेंगे। इतना सारा फंक्शंस हो गया, प्रिविलेजेस हो गया, तो ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस भी होना चाहिए। देखिए लिमिटेशंस क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगेंस्ट में कुछ भी एडवाइस नहीं होना चाहिए, या फिर रिश्वत नहीं ले सकता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर देखते हैं किसी को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में डिफेंड नहीं कर सकता है, और कोई भी कंपनी का डायरेक्टर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर कोई कंपनी बोलेगा मैं तुम्हें डायरेक्टर बना रहा हूँ, देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सब लिमिटेशंस है। और ये एक फुल टाइम काउंसिल नहीं होता फॉर गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग देख रहे कि प्राइवेट काम भी करता है। जैसे एक आईएएस ऑफिसर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम नहीं कर सकता है, लेकिन आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को देखो, ही और शी कैन वर्क। तो वो फुल टाइम काउंसिल नहीं है और वो सिविल सर्वेंट भी नहीं है। तो ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अगर सिंपल टर्म्स में समझेंगे तो ये ऐसा एक व्यक्ति है जो कि गवर्नमेंट अकाउंट्स को ऑडिट करता है, चेक करता है कि कहाँ कहाँ कितना स्पेंडिंग्स हुआ है। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इनका मेंशन आर्टिकल 149 में किया गया है। ये सेंटर और स्टेट के लिए अलग अलग नहीं रहता है। जैसे अटॉर्नी जनरल में हम लोग क्या देखें, अटॉर्नी जनरल पूरा देश के लिए होता है और एडवोकेट जनरल हर स्टेट के लिए होता है। लेकिन सीएजी एक ही होता है, सीएजी ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है और स्टेट का अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, टर्म क्या होता है, रिमूवल रेजिग्नेशन कैसे कर सकता है, सैलरी कितना होता है, फंक्शंस क्या है इनका, और इनका इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन रहता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट अकाउंट को ऑडिट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका इंडिपेंडेंस मेंटेन रखना, क्योंकि ये देखते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ कहाँ कर रहा है। इसलिए बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था सीएजी ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गार्जियन होता है या कस्टोडियन होता है पब्लिक पर्स, मतलब गवर्नमेंट मनी का। फिर वॉचडॉग होता है ऑफ इंडियन पब्लिक फाइनेंसेस, देखता है कि कहाँ का इंडियन पब्लिक फाइनेंसेस स्पेंड हो रहा है। पार्लियामेंट के एक एजेंट होता है जो अकाउंट से उनका ऑडिट कौन प्रेजेंट करता है, सीएजी। हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है सीएजी। फिर उनका ड्यूटी क्या है, उनका ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अपहोल्ड करे और जो भी पार्लियामेंट्री लॉ से अपहोल्ड करे, किस रिलेटेड, इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बुलवर्क्स है जो कि सिक्योरिटी या फोर्टिफिकेशन होता है ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिक सिस्टम मेंटेन करने के लिए 4 बॉडीज है, क्या क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर,
यूपीएससी और सीएजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईच ऑफ देम एंश्योर दैट आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक। अब हम लोग अपॉइंटमेंट देखेंगे। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। टर्म देखते हैं, 6 years या फिर 65 एज। 65 उम्र हो जाएगा, लेकिन अगर 65 उम्र ना हो लेकिन 6 साल उनका टेन्योर हो गया तब वो रिटायर कर जाएगा। मान लो कोई पर्सन 62 ईयर्स में ऑफिस में गया है तब वो 65 में रिटर्न कर जाएगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर 55 ईयर्स में गया है तब वो पूरा 6 years का टेन्योर कंप्लीट करेगा। तो ये दोनों में जो भी कम होगा तब वो रिटायर कर जाएगा। और ये जो पार्ट है 6 years या फिर 65 एज विच एवर इज लेस, ये किस किस के लिए होता है? सीएजी, यूपीएससी चेयरमैन के लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। बस 3 पोस्ट के लिए ये टर्म होता है, दिस टर्म 6 years या फिर 65 years ऑफ एज। तो ये टर्म समझ में आ गया आपको। अब हम लोग देखते हैं रिमूवल। रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन ये अपने मन से नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग क्या देखे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिकमेंडेशन लेता है फिर रिमूव करता है, लेकिन इधर ये नहीं होता है। इधर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, जैसे अटॉर्नी जनरल का मेंशन नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे रिमूव करना है, वो सरकार कोलैप्स होने के साथ साथ ही हो जाता था, लेकिन इसमें मेंशन किया गया है। इसमें देखिए क्या है, जो एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने के लिए जो जो ग्राउंड्स चाहिए, वो एक सीएजी ऑफ इंडिया को भी रिमूव करने के लिए सेम ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड्स क्या है? प्रूफ मिसबिहेवियर, अगर वो मिसबिहेवियर क्या होगा, या फिर इनकैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। फिर हम लोग डेजिग्नेशन देखते हैं। डेजिग्नेशन किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को। और एक बार वो डिजाइन कर दिया या फिर उनका रिमूवल हो गया या फिर उनका टर्म खत्म हो गया, उसके बाद he or she is not eligible for further office under either गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। कोई भी गवर्नमेंट के अंडर में फिर काम नहीं कर पाएगा एक बार उनका टेन्योर खत्म हो गया तो। अब सैलरी देखते हैं। सैलरी कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। यूजुअली क्या होता है? इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज, और बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उनको सैलरी मिलता है। फिर फंक्शंस देखते हैं। आर्टिकल 149 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगा जो भी ड्यूटीज होगा और फंक्शंस होगा ऑफ सीएजी। ये वेरीफाई करता है अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का जो अकाउंट होगा रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ, वो कौन वेरीफाई करेगा? सीएजी। कंपाइल करता है और मेंटेन करता है अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये हम लोग देख चुके हैं। और ऑडिट्स अकाउंट्स ऑफ बॉडीज एंड अथॉरिटीज जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फाइनेंस करता है, जैसे कि कॉर्पोरेशंस हो गया और कंपनी, कुछ कंपनीज जिसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स रेवेन्यूज देता है। और अकाउंट ऑडिट करता है कोई भी अथॉरिटी का अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर रिक्वेस्ट करता है। अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर जाकर रिक्वेस्ट करता है कि आप इस अथॉरिटी का जो अकाउंट है ऑडिट कर दो, फिर वो सीएजी ऑफ इंडिया कर देता है। और ये ओनली पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है और किसको रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल मतलब अकाउंटेबल है। अगर पार्लियामेंट क्वेश्चन करे उनसे तो उनको जवाब देना पड़ेगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये फ्रेंड है, फिलोसोफर है और गाइड है ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये सारा फंक्शन आपको ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट इस क्वेश्चन पूछता है, आपको कुछ कुछ ऑप्शंस में दे देगा और पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द सीएजी। फिर हम इंडिपेंडेंस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका इंडिपेंडेंस। देखिए इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर होता है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, डजंट होल्ड ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में देखे थे, जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स नहीं हो जाता है तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहता है। मतलब अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव करना पड़े तब क्या करना पड़ता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। लेकिन इधर वो चीज नहीं होता है। इधर अगर जो प्रूफ मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी नहीं होगा तब तक प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकता इनको। और नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट। जैसे एक बार टेन्योर खत्म हो गया तब ही और शी विल नॉट बी इलेक्टेड, कि वो एलिजिबल नहीं है। एक बार उनका काम खत्म हो गया, उनके बाद कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी गवर्नमेंट को फेवर करे, फिर भी वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। ये हम लोग को संविधान में लिखा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन दिस इंडिपेंडेंट नेचर। और जो उनका जो सैलरी होता है, सर्विस कंडीशन होता है, ये डायरेक्टली पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है, प्रेसिडेंट नहीं डिटरमाइन करता है। तो ये सभी पॉइंट्स है जो प्रूव करता है कि सीएजी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। अब हम लोग देखते हैं इलेक्शन कमीशन। ये आर्टिकल 324 में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है क्योंकि इलेक्शन के टाइम में बहुत ही इमेंस पावर एंजॉय करता है। और एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए दिस कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता है। तो इस रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इनका कॉम्पोजिशन देखेंगे, कौन कौन से मेंबर इस कमीशन में रहता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है उनका, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहता है,
टर्म कितना होता है, सैलरी कितना होता है, किस ग्राउंड पर रिमूव हो सकता है और उनका फंक्शंस क्या है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, क्योंकि अगर कोई पार्टी इनको इन्फ्लुएंस करेगा, फिर ये फेयर इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो पाएगा। दिस बॉडी शुड बी न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसका किसका इलेक्शन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ये सेंटर में। और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर, जो स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो सबका इलेक्शन कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें आपको ध्यान रखना, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर, ये सभी का इलेक्शन नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्ट करते हैं, उनमें से ही प्राइम मिनिस्टर चूज होता है। गवर्निंग बॉडी क्या है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट गवर्न करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और रिटायरमेंट एज कितना होगा, 65 ईयर्स। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन का देखते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कराता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, पूछ सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता है, ये गलत स्टेटमेंट है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का कराता है। इसमें गवर्निंग बॉडी होगा आपको गवर्नर, और रिटायरमेंट एज है 62। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्पोजिशन। ये एक 3 मेंबर बॉडी है। इसमें आपका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स रहेगा। फिर अपॉइंटमेंट देखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर क्वालिफिकेशन देखते हैं। इनका क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। फिर टर्म देखते हैं, 6 इयर्स या 65 इयर्स ऑफ एज, जो भी पहले होगा, ही और शी विल रिटायर। ये हम लोग सीएजी ऑफ इंडिया में भी देखे हैं। अब सैलरी देखते हैं, पार्लियामेंट डिसाइड करता है, और जो इस सुप्रीम कोर्ट का जज को मिलेगा उसी बराबर इक्विवेलेंट मिलता है। अब रिमूवल देखते हैं, रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को। और रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे होगा, लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और बाकी जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स है उनको कौन रिमूव करेगा, प्रेसिडेंट। इनका रिकमेंडेशन है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। ये जो रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अब फंक्शन देखते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन का फंक्शंस। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का टेरिटोरियल एरियाज क्या होना चाहिए, वो डिटरमाइन कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस बेसिस में, ऑन डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कितना स्टेट में पॉपुलेशन कितना है, बाउंड्रीज टेरिटरीज कितना है, ये सब बेसिस पर टेरिटोरियल एरियाज डिटरमाइन करता है एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी का कितना टेरिटोरियल एरिया होगा। प्रिपेयर्स एंड रिवाइजेस इलेक्टोरल रोल, जो भी वोटर लिस्ट होता है उनको प्रिपेयर कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। नोटिफाई डेट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इलेक्शंस, कौन कौन सा डेट में इलेक्शन होगा, इलेक्शन कौन कौन सा फेजेस में होगा, ये सभी डिटरमाइन करता है इलेक्शन कमीशन। स्क्रूटिनाइजेस नॉमिनेशन पेपर्स, जो कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड है उनका स्क्रूटिनी कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। रिकॉग्नाइजेस पॉलिटिकल पार्टीज, ये पार्टी पॉलिटिकल पार्टी होगा वो कौन रिकॉग्नाइज करता है, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अभी बीजेपी का पल्ला भारी है, तो कांग्रेस क्या कर सकता है, बीजेपी जैसा कोई सिंबल लगा देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग बोलेगा हम ऐसा कमल का सिंबल लगाएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट किसको करना है, इलेक्शन कमीशन। जब इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट करेगा उसके बाद ही पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल अप्रूव होगा। डिटरमाइंस कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पार्टीज एंड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस, जैसे कोई भी इलेक्शन का 48 आवर्स पहले बोल देता है कि आप लोग इलेक्शन बंद कर दो अभी, तो उनको बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो वो लोग अपना कैंडिडेटरी लूज कर जाएगा। फिर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को इन मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, कोई भी एमपी अगर डिस्क्वालीफाई होगा उस रिलेटेड मैटर्स को के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन। और स्टेट के लिए सिमिलर इन स्टेट भी होगा, इसमें किसको एडवाइस करेगा, गवर्नर को। फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी है या फिर रीजनल और स्टेट पार्टी है, ये भी कौन डिटरमाइन करता है, इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आर्टिकल 315 में मेंशन किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इनका फंक्शंस आपको पता ही होगा, एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉम्पोजिशन क्या है, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, टर्म कितना होता है और रिमूवल कैसे हो सकता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये एस्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1926 में, तब इसका नाम पब्लिक सर्विस कमीशन था। लेटर क्या हुआ था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नाम हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
ये जो यूपीएससी नाम है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1935, इसी का नाम यूपीएससी बन गया। जो ऑल इंडिया सर्विसेज होता है, ये क्या होता है, जिसमें रिक्रूटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन पोस्टिंग और सैलरी स्टेट से मिलता है। कौन कौन से सर्विसेज आता है इसमें, आईएएस, आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, आईएफओएस। जो आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, दैट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन ये ऑल इंडिया सर्विस में आता है। मतलब रिक्रूट करेगा आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन पोस्टिंग और सैलरी देगा स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए देखते हैं अब कॉम्पोजिशन क्या होता है। चेयरमैन रहता है और कुछ और मेंबर्स रहता है। ये जो स्ट्रेंथ होता है, मतलब कितना लोग रहेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, और ये वैरी करता है समवेयर फ्रॉम 9 to 11 इंक्लूडिंग द चेयरमैन। अब अपॉइंटमेंट देखते हैं। इनको अपॉइंटमेंट डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। क्वालिफिकेशंस क्या होगा, इनका क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन है, उनका भी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग टर्म देखेंगे, 6 years या 65 years of age, जो भी पहले होगा रिटायर कर जाएगा। और जो चेयरमैन होता है, दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। लेकिन जो अदर मेंबर्स होता है, अगर उनका उम्र 62 ईयर्स से कम हुआ, तब दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, या फिर ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, अगर एक से ज्यादा स्टेट सेम एग्जाम कंडक्ट कराता है मिलकर, तो वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहलाता है। जो चेयरमैन होता है, दैट पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, लेकिन बाकी सब मेंबर्स, अगर उनका उम्र 62 ईयर से कम हुआ, देन दोस पर्संस आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इधर एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी या जेपीएससी या एसपीएससी। अब रिमूवल देखते हैं। डेजिग्नेशन किसको दे सकता है, प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किस किस ग्राउंड पर रिमूव कर सकते हैं, देखिए इंसॉल्वेंसी पर। इसका मतलब क्या होता है, अगर वो व्यक्ति कर्जा लिया हो और कर्जा पे नहीं कर पा रहा है, दैट पर्सन इज अनेबल टू क्लियर द डेट ऑन हिम और हर, तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंसॉल्वेंसी, या फिर अगर वो लोग कोई पेड एम्प्लॉयमेंट लेता है आउटसाइड द ऑफिस, या फिर इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, मतलब माइंड और बॉडी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये डिटरमाइन हम और आप तो नहीं कर सकते, ये कौन करेगा, इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ मिसबिहेवियर, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को एक इंक्वायरी के लिए, और ड्यूरिंग द इंक्वायरी प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है चेयरमैन या मेंबर्स को, और सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस देगा आफ्टर द इंक्वायरी, वो बाइंडिंग है ऑन द प्रेसिडेंट। दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, लेकिन ये जो इंक्वायरी होगा फॉर मिसबिहेवियर ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, दैट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा पॉइंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे यूपीएससी का मेंबर्स रिमूव हो सकता है। अब हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देखेंगे। ये आर्टिकल 315 में आता है। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्वालिफिकेशंस कितना रहता है, टर्म कितना होता है, और रिमूवल कैसे हो सकता है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इनको कंसल्ट कब किया जाएगा, जब मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड फॉर सिविल पोस्ट इज रिलेटेड, इनको कंसल्ट किया जा सकता है एसपीएससी को, या फिर किस प्रिंसिपल में ये जो रिक्रूटमेंट होगा टू सिविल सर्विसेज या फिर कोई और पोस्ट के लिए, और किस बेसिस में, किस प्रिंसिपल में प्रमोशन होगा या फिर ट्रांसफर होगा एक सर्विस से दूसरे सर्विस पर, इस बेसिस में एसपीएससी का मेंबर्स को कंसल्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जो एडवाइस देगा एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बाइंडिंग नहीं होगा, ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर होता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग कंपोजिशन देखेंगे। चेयरमैन होता है और कुछ और मेंबर्स होता है। स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है, गवर्नर, क्योंकि स्टेट बॉडी है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सब आपको थोड़ा नोट करना है। नेक्स्ट हम लोग अपॉइंटमेंट देखते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर। जैसे यूपीएससी का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वालिफिकेशंस देखते हैं। इनका क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज है, हाफ ऑफ द मेंबर्स का 10 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, इधर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। नेक्स्ट हम लोग टर्म देखते हैं। 6 years या फिर 62 years ऑफ एज, जो भी कम होगा। इनिशियली कितना था, 60 years था, लेकिन वाया 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 दैट वाज इंक्रीज टू 62 years। और ये लोग एलिजिबल नहीं होता है फॉर रीअपॉइंटमेंट इन द सेम एसपीएससी। मतलब कोई एक स्टेट का एसपीएससी दूसरा किसी स्टेट के एसपीएससी में इलेक्ट हो सकता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, लेकिन वही स्टेट का स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एक ही बार अपॉइंट हो सकता है। फिर रिमूवल देखते हैं। रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट। इसमें आपको ध्यान रखना है, स्टेट बॉडी है फिर भी गवर्नर इनको रिमूव नहीं करता है। कौन रिमूव करता है, प्रेसिडेंट। कंफ्यूज कर सकता है आपको। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 338 में मेंशन है अबाउट एससी, 338A में अबाउट एसटी एंड 338B में अबाउट बैकवर्ड क्लासेस। कॉम्पोजिशन क्या रहता है, चेयरमैन रहेगा, एक वाइस चेयरमैन रहेगा और 3 और मेंबर्स। टर्म कितना होगा, 3 years, लेकिन फर्दर अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। फंक्शंस क्या रहते हैं, क्वाजी जुडिशियल बॉडी होता है, मतलब जुडिशियरी भी फंक्शन परफॉर्म करता है और दूसरा भी फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे मॉनिटर करता है, रिपोर्ट करता है,
रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड्स फॉर एससी एसटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस, और इनके पास सिविल कोड का भी पावर्स होता है। ये बॉडी हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब लैंग्वेज रिलेटेड देखते हैं। ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, कब ऐड हुआ? बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। आर्टिकल कौन सा है? 350B और पार्ट 17 में आता है। ड्यूटी प्रोवाइड सेफगार्ड एंड सजेशंस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के हिसाब से जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है उनका सेफगार्ड कौन करेगा? स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को वाया माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, और ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्लेस होता है। टर्म कौन डिसाइड करता है? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। इनको कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी बोला जाता है, और हेड ऑफिस किधर है? इलाहाबाद में। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस वीडियो। आप लोग टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछो, द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।